Okay students, welcome to another video, and in this video we are going to discuss one more topic of genetics, that's Turner's syndrome. In the previous lectures rather, we have discussed two important examples of chromosomal abnormalities. One was the Downer syndrome, another was Klinefelter syndrome, and this one is another example of chromosomal abnormality, right? Now this Turner syndrome, let's try to define this Turner's syndrome. This Turner's syndrome is hypogonadism. It's hypogonadism, or we can say it is gonadal dysgenesis, in a female due to lack of an X chromosome. So yes, so this is hypogonadism. हाइपोगोनैडिज्म मीन्स जहाँ पे गोनैड्स का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है, गोनैड्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, राइट? तो या उनकी डिसजेनेसिस हो रही है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं एक फीमेल इंडिविजुअल में. सो दीज टू थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, हाइपोगोनैडिज्म और गोनैडल डिसजेनेसिस. लेकिन ये कहाँ पे हो रहे हैं? गोनैड्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, ये एक फीमेल में हो रहा है, ये एक फीमेल इंडिविजुअल में ये सब कुछ हो रहा है, राइट? क्यों हो रहा है? वाई? बिकॉज दिस फीमेल इंडिविजुअल इज लैकिंग एन एक्स क्रोमोसोम. इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है जो इसके पास होना चाहिए 44 प्लस XX कंडीशन. लेकिन इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है, वो एब्सेंट है. वो पार्शियली भी मिसिंग हो सकता है, डिलीशन हो सकती है उसके एक आर्म की, फॉर एग्जांपल लॉन्ग आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, या वो कंप्लीटली एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली मिसिंग है इस इंडिविजुअल में. तो इस इंडिविजुअल की जो कंडीशन है, सो फार एज अ क्रोमोसोमल नंबर इज कंसर्न, तो वो जो है दैट इज 44 प्लस X0. हालांकि हम 0 को चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग. यहाँ पे कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे Y नहीं है, राइट? तो ये जो फीमेल है इसका क्रोमोसोम नंबर जो होना चाहिए था, नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट जो होना चाहिए था 44 प्लस XX, 2 X क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे यहाँ पे. बट दिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ 1 X क्रोमोसोम फ्रॉम द टोटल क्रोमोसोम नंबर, राइट? और जिसकी वजह से ये सिंड्रोम अराइज होती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे फिनोटिपिक एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी, इस इंडिविजुअल में अपियर हो जाएंगे, राइट? नाउ ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसको पहली बार डिस्कवर किया गया इन 1956 में. एंड ये जो साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, राइट, उसका पूरा नाम था हेनरी टर्नर इसका पूरा नाम था, राइट? तो 1956 में हेनरी टर्नर ने इस डिजीज को, इस डिसऑर्डर को डिस्कवर किया. बट अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ऑफ सम इंडिविजुअल्स हु वर phenotypically females but had some characters, abnormal characters, like as I mentioned in the definition, that is hypogonadism or gonadal dysgenesis. And even the secondary sexual characters आर लिमिटेड. जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, नॉर्मली होते हैं, तो वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो भी लिमिटेड होते हैं इस इंडिविजुअल में. वाई? बिकॉज ऑफ द मिसिंग एक्स क्रोमोसोम. एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं है टोटल क्रोमोसोम नंबर में, राइट? तो ये टर्नर सिंड्रोम जो है इसकी डिस्कवरी जो की गई 1956 में बाय हेनरी टर्नर. लेकिन असल काज जो इसका देखा गया
ये जो कंडीशन देखी गई 44x0 ये किसी और ने देखी, तो एक और बायोलॉजिस्ट का नाम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज फोर्ड। फोर्ड इन 1956 in the same year, after some time when the disease was discovered on the basis of symptoms, then Ford 1956 in the same year discovered the cause, described the cause of the disorder. इसने इस डिसऑर्डर का काज जो है डिस्क्राइब किया। कैसे? ये हम पिछले टॉपिक्स में भी समझ चुके हैं कि कैसे हम ये कंडीशन देख सकते हैं जहाँ पे क्रोमोसोम एक ज़्यादा हो या कम हो, राइट। तो ऐसे कंडीशंस को देखने के लिए कैरियोटाइप करना पड़ता है इंडिविजुअल का, तो इसने भी वही चीज़ की। 1956, राइट, इसने कैरियोटाइप किया इन इंडिविजुअल्स का जिनको ये टर्नर्स सिंड्रोम थी, जिनमें जो फिनोटिपिकली फीमेल्स थे लेकिन बहुत सारे एबनॉर्मल कैरेक्टर्स थे उनमें, राइट, कुछ कैरेक्टर्स मेल जैसे थे उनमें, तो उनका कैरियोटाइप किया गया, राइट। क्रोमोसोम्स देखे गए, क्रोमोसोम्स को गिना गया, तो बाद में देखा गया कैरियोटाइपिंग करने के बाद, राइट, कि इस इंडिविजुअल का जो टोटल क्रोमोसोम नंबर है वो है 44 + X0। ज़्यादातर यही कंडीशन है, ज़्यादातर यही कंडीशन है जहाँ पे पूरा एक कंप्लीटली एक क्रोमोसोम मिसिंग है। हालांकि कुछ केसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्रोमोसोम मिसिंग होगा, कुछ केसेस में क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम जो है, उस पर डिलीशन हो सकती है, उसकी एक आर्म जो है डिलीट हो सकती है, तो ये भी एक कंडीशन है। लेकिन ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स है जिनको ये टर्नर सिंड्रोम है, तो उनमें ज़्यादातर यही देखा गया है कि उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 44 + X0 है, यानी कंप्लीटली एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली मिसिंग है। और उसी क्रोमोसोम की वजह से जो मिसिंग है, इसमें इस इंडिविजुअल में बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स बाद में अपीयर होंगे, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल फिर से अराइज होता है, वो ये है कि ये कंडीशन जो है ये कैसे अराइज होगी, इस इंडिविजुअल का ये क्रोमोसोम कैसे डेवलप होगा, राइट। तो ये फिर से वही बात है जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। दिस कंडीशन विल अराइज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एन abnormal gamete, और ये जो यहाँ पे मैं एबनॉर्मल गैमेट की बात कर रहा हूँ, जिस एबनॉर्मल गैमेट की मैं बात कर रहा हूँ, लेट मी से ये एक एग है, एक ओवम है जो एबनॉर्मल है, और इस एबनॉर्मल ओवम में, इस एबनॉर्मल एग में जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे हैं 22 + 0। मैं चाहूँ तो 0 को हटा भी सकता हूँ, क्योंकि 0 का मतलब है यहाँ पे कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है। एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए इस गैमेट में, क्योंकि एक फीमेल गैमेट है, एक एग है, एक ओवम है, तो इसमें यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, राइट। इसमें 23 के बजाय, यस दैट्स इंटरेस्टिंग, इसमें 23 के बजाय ओनली 22 क्रोमोसोम्स हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम एक होना चाहिए था यहाँ पे वो मिसिंग है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस गैमेट इज एबनॉर्मल। तो ऐसे गैमेट को अगर हम जिसमें 22 क्रोमोसोम्स हैं और एक्स मिसिंग हैं, ऐसे गैमेट को, ऐसे एग को अगर हम फर्टिलाइज करें एक नॉर्मल स्पर्म से, नॉर्मल स्पर्म, तो नॉर्मल स्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर है वो ऐसे है 22 + X, यस, ये एक नॉर्मल स्पर्म है, राइट, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं और एक 22 ऑटोसोम्स हैं और एक एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे वाई भी हो सकता था, आपको पता है ह्यूमन मेल्स में 2 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं, एक होता है एंड्रोस्पर्म, दूसरा होता है गाइनोस्पर्म। तो ये यहाँ पे एक गाइनोस्पर्म है, एक्स कंटेनिंग स्पर्म। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये कंडीशन कैसे अराइज होगी, टर्नर्स सिंड्रोम की जो ये कंडीशन है 44 + X0, ये कैसे अराइज होगी, राइट, ये कैसे इस इंडिविजुअल में डेवलप होगी। तो ये होगी बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ एन एबनॉर्मल गैमेट, जो एक एग है, फॉर एग्जांपल 22 विदाउट एन एक्स क्रोमोसोम, व्हेन दिस एग इज फर्टिलाइज्ड बाय अ नॉर्मल स्पर्म हैविंग 22 + X क्रोमोसोम्स, तो जो टोटल क्रोमोसोम नंबर इस इंडिविजुअल का बनेगा वो ऐसे बनेगा 44 + X0।
और यहाँ पे जो ये एक्स आया ये स्पर्म से आया, ये स्पर्म ने इसको दिया। एग में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, एग इज विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम, राइट। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो ओनली 45 है इंस्टेड ऑफ 46, तो एक क्रोमोसोम टोटल क्रोमोसोम में कम है। ओके, तो ये एक मोनोसोमिक कंडीशन है जहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो होते हैं, फीमेल्स में XX और मेल्स में XY, लेकिन यहाँ पे एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, वो है X। और इस केस में अगर आप देखें तो ये X क्रोमोसोम जो आया ये इस नॉर्मल स्पर्म से आया, while this gamete which I called abnormal gamete, it is without any X, राइट। सो इस तरीके से ये कंडीशन अराइज होगी। लेकिन यहाँ पे फिर से वही सवाल है जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था कि ये जो एग है जिसको हमने एबनॉर्मल बोला एंड विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम, इसमें कोई एक्स क्रोमोसोम है नहीं, तो क्यों ये एग विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम है? इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है? लेट्स गिव द आंसर। तो इस सवाल का जवाब जो है वो फिर से, इस सवाल का जवाब जो है वो है नॉन डिसजंक्शन, जो हमने लास्ट 2 टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो एग है विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम, ये कैसे बना है, ये कैसे डेवलप हुआ है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ नॉन डिसजंक्शन। ये एबनॉर्मल एग भी नॉन डिसजंक्शन की वजह से बना, राइट। तो अगर इस केस में हम ये नॉन डिसजंक्शन एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये एक जर्म सेल है, ओके, oocyte है जो गैमेटोजेनेसिस में हिस्सा लेने वाली है, oogenesis करने वाली है। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है 44 प्लस XX, 44 प्लस XX, फीमेल है, फीमेल की सेल है, राइट। तो नॉर्मल मियोसिस जो होगी, मियोसिस फर्स्ट उसके बाद मियोसिस सेकंड, नॉर्मल मियोसिस में क्या होगा, यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte बनेगी और यहाँ पे एक पोलर बॉडी बनेगी, राइट। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर्मली 22 ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम, ओके। और इस पोलर बॉडी में, पोलोसाइट में क्या होगा, इसमें भी यही क्रोमोसोम नंबर होगा 22 प्लस X, ओके। तो ये नॉर्मल डिवीजन है जहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स जो हैं, ऑटोसोम्स एज वेल एज सेक्स क्रोमोसोम्स XX, व्हाट आई मीन, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन 2 डॉटर सेल्स में, एक जो एग बनने वाली है और दूसरी जो है वो पोलर बॉडी है, वो बाद में डिजेनरेट होगी, ओके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इस केस में, टर्नर सिंड्रोम में ऐसा नहीं हुआ है, राइट। जो फीमेल पेरेंट था उसमें यहाँ पे डिसजंक्शन नहीं हुई है, रेदर क्या हुआ है, ये जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इस सेल में, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम जो हैं ये यहाँ पे चले गए हैं, ये पोलर बॉडी की तरफ गए हैं, दे हैव बीन रिसीव्ड बाय द पोलर बॉडी, राइट। तो ये जो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, लेट मी राइट, ओके, सेकेंडरी oocyte बनी, ये जो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनी, देखिए इसमें कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक्स क्रोमोसोम जो हैं जिनको अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन वो दोनों एक्स क्रोमोसोम जो हैं वो पोलर बॉडी की तरफ गए हैं, दे आर रिसीव्ड बाय द पोलर बॉडी, एंड दिस सेकेंडरी oocyte which is going to form an oocyte that is lacking X chromosomes, right। now मैं इसी सेकेंडरी oocyte की बात करता हूँ। अगर इसी सेकेंडरी oocyte को हम फर्टिलाइज करें पहले, तो इट विल डेवलप इनटू एग, राइट। उसके बाद अगर इसी एग को, इसी ओवम को फर्टिलाइज किया जाए एक नॉर्मल स्पर्म से, नॉर्मल स्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 22 प्लस X, तो ये एक गाइनोस्पर्म है। तो अगर इस एग को फर्टिलाइज किया जाए जिसके पास कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद इंडिविजुअल बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें यही क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा, दैट इज 44 प्लस X0। तो ये जो इंडिविजुअल बना, इसमें कोई इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अनदर एक्स क्रोमोसोम दैट शुड बी देयर बट दैट इज मिसिंग।
तो ये फीमेल में डेवलप होगा। क्यों फीमेल में डेवलप होगा? क्योंकि इसके पास एक्स है। अगर इसके पास वाई होता तो मेल में डेवलप हो जाता, मेल फिनोटाइप आ जाता, लेकिन इसके पास दूसरा ना एक्स है ना वाई है, राइट। तो ये जो इंडिविजुअल है इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल बट हैविंग सम प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये जो है दिस इज द एक्चुअल कॉज ऑफ टर्नर सिंड्रोम। So how the Turner syndrome arise? Again the Turner syndrome arise because of the non-disjunction, and here the non-disjunction took place in an oocyte, for example in my example. And what happened, these both X chromosomes that should separate from each other, and one should be received by the secondary oocyte, another should be received by this polar body, but that didn't happen. What happened? These both X chromosomes, they will move to the polar body, they will go to the polar body, and this secondary oocyte, it is lacking these both X chromosomes, it's having none of the X chromosomes, right? And I am talking about the same secondary oocyte. When the same secondary oocyte will develop into an egg, right? And when that egg which is lacking the X chromosome is fertilized by a normal sperm, the condition will arise 44 plus X0, and this is the characteristic feature of what? Turner syndrome. Now अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, अगर आप इस इंडिविजुअल को देखें जिसके पास 45 क्रोमोसोम्स हैं इन स्टेट ऑफ 46, राइट, एक मिसिंग है और वो जो मिसिंग है वो X क्रोमोसोम है। लेकिन अगर आप इस इंडिविजुअल को देखेंगे, लेट्स राइट अगेन, दिस इज 44 प्लस X0, तो ये एक इंडिविजुअल है जो फीमेल इंडिविजुअल है। लेकिन अगर देखा जाए, इफ यू लुक एट दिस क्लोजली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं अपियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास एक X है, सर दूसरा तो एब्सेंट है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फीमेल को लेंगे, लेट्स से नॉर्मल फीमेल, हाँ, तो नॉर्मल फीमेल में क्या है, देखिए 44 प्लस XX, इसके पास दो एक्सिस हैं नॉर्मल फीमेल के पास। लेकिन हमने पहले भी बोला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, सेक्स डिटर्मिनेशन में भी, कि इसका जो एक X है, इस फीमेल का जो एक X है, इसका जो एक X क्रोमोसोम है, वो पहले गैमेटोजेनेसिस के समय पे और उसके बाद जब मॉर्यूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज बना, तब तक वो एक्टिव था, जेनेटिकली एक्टिव था, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एक X जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो जेनेटिकली इनएक्टिव बन जाता है। एक X इनमें से जेनेटिकली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बन जाता है। और आपको पता है क्यों बनता है? क्योंकि दोनों सेक्सेस में, आई मीन मेल्स और फीमेल्स में X के जो जीन्स हैं वो बराबर रहने चाहिए, उनका एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल रहना चाहिए, जिसको हमने डोजेज कंपनसेशन बोला था, राइट। तो अगर आप इस नॉर्मल फीमेल में देखेंगे, यहाँ पे एक X जेनेटिकली एक्टिव है, दूसरा इनएक्टिव है। तो अगर आप इस कंडीशन को इस कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ये तो ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। तो इस फीमेल को जिसके पास एक X नहीं है, राइट, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई सिम्टम या साइन जो है, राइट, वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो फिर क्यों है ये टर्नर सिंड्रोम? क्यों इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मिसिंग हैं? जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लिमिटेड है, यूट्रस जो है वो स्मॉल इन साइज है, या गोनैड जो है पूरे डेवलप नहीं होते हैं, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो वाई लेट्स गिव द रीजन। इफ यू विल अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो नॉर्मल फीमेल है जिसके पास दो एक्सिस हैं, जिसके पास दो X क्रोमोसोम्स हैं, राइट, नो डाउट इसका एक X क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिकली इनएक्टिव है, राइट, इसका एक X जो है वो जेनेटिकली इनएक्टिव है, और उसको हम कभी कभी बॉर बॉडी भी कहते हैं, राइट, बॉर बॉडी कहते हैं। लेकिन इस X पे जो बॉर बॉडी है और ये जो X है जो नॉर्मल है, जो यूक्रोमैटिन है, इन दोनों पे एक रीजन है जो एक दूसरे से जो जिसमें सिमिलैरिटी है, जो होमोलॉगस है। यानी इस X पे और इस X पे एक रीजन है, देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन विच इज होमोलॉगस टू ईच अदर, राइट। और वो जो होमोलॉगस रीजन है वो ऑटोजोम्स की तरह दिखता है, जैसे दो ऑटोजोम्स के रीजन जो होते हैं वो होमोलॉगस होते हैं, राइट। तो वो जो रीजन है उसको हमने बोला था सीडो ऑटोजोमल रीजन,
PAR भी लिख सकते हैं, सीडो ऑटोसोमल रीजन। तो बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इस एक्स पे भी है जो जेनेटिकली एक्टिव है, और ये इस एक्स पे भी है जो बाद में जेनेटिकली इनएक्टिव बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, वो ये है, हाँ एक एक्स जो है फीमेल का वो बार बॉडी होता है, वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन हर जगह पे नहीं, नॉट एवरीवेयर। एक रीजन है दैट स्पेयर्स फ्रॉम दैट एस्केप्स फ्रॉम द इनएक्टिवेशन, एक्स इनएक्टिवेशन, जो इनएक्टिवेशन से बच जाता है। और जो रीजन इनएक्टिवेशन से बच जाता है, जिसके एलील्स इनएक्टिव नहीं होते हैं, वो है सीडो ऑटोसोमल रीजन। Although one X of the normal female is body genetically inactive, transcriptionally inactive, but not everywhere, only on the differential regions, not on the pseudo-autosomal region. So there is a region, right, which is having the similarity in both the X chromosomes, and that region is known as pseudo-autosomal region. और दोनों एक्सिस के जो pseudo-autosomal regions हैं और उनके जो alleles हैं, वो दोनों ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, और दोनों ही चाहिए। इस एक्स क्रोमोसोम के जीन जो है सीडो ऑटोसोमल रीजन पे वो भी चाहिए, और इस एक्स के जो सीडो ऑटोसोमल रीजन पे एलील्स हैं वो भी चाहिए फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द गोनैड्स इन द फीमेल। और वही प्रॉब्लम इस इंडिविजुअल में है, जिसके पास एक बार बॉडी नहीं है, इसके पास कोई बार बॉडी नहीं है, लेकिन उस बार बॉडी पे एक रीजन था जिसके जीन्स एक्टिव होते, अगर वो होता, और वो जो रीजन है दैट इज सीडो ऑटोसोमल रीजन, उसके एलील्स एक्टिव होते, और अगर वो एलील्स एक्टिव होते, यहाँ पे वो एलील्स दोनों एक्टिव हैं, इस एक्स पे भी और इस एक्स पे भी, राइट, तो वो इनफ जीन प्रोडक्ट बनाते, जो इनफ जीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था, एक नॉर्मल फीमेल के लिए ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही एक्स है, तो एक ही सीडो ऑटोसोमल रीजन है, अनदर सीडो ऑटोसोमल रीजन इज कंप्लीटली लैकिंग, उसके जो एलील्स यहाँ पे कम हुए, उनका जो जीन प्रोडक्ट यहाँ पे कम हुआ, उसकी वजह से इस इंडिविजुअल में ये सिंड्रोम एराइज हो गई, और इसमें ये डिफरेंट जो एबनॉर्मलिटीज आपको नजर आएंगी, साइंस एंड सिम्टम्स नजर आएंगी, वो उसी एक्स की वजह से है जिसका सीडो ऑटोसोमल रीजन यहाँ पे लैकिंग है, जिसके एलील्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी चाहिए थे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, if you'll watch my video again and again, you will definitely understand. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जाम्पल इस एक्स, जिस एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में से कोई भी, क्योंकि ये रीजन दोनों पे होता है, सीडो ऑटोसोमल रीजन, इस सीडो ऑटोसोमल रीजन पे, इस सीडो ऑटोसोमल रीजन पे एक जीन है, उसको मैं लिखूँ ऐसे, इसको कहते हैं शॉक्स जीन, इसको कहते हैं शॉक्स जीन। और ये जो शॉक्स जीन है, ये एक होम्योटिक जीन है, ये एक होम्योटिक जीन है, होम्योटिक जीन है, ओके, एक होम्योटिक जीन है। ये बहुत ही जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, ओके, मॉर्फोजेनेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन है, दिस होम्योटिक जीन विच इज लाइंग ऑन द सीडो ऑटोसोमल रीजन ऑफ एक्स which is genetically active, and on another X which is genetically inactive, not at the pseudo autosomal region, right? तो ये जो शॉक्स जीन है, ये इस इंडिविजुअल में, ये इस इंडिविजुअल में जिसको टर्नर सिंड्रोम है, इसके पास एक ही है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फीमेल में देखेंगे, दैट इज XX, राइट, 44, ओके, लेट मी राइट, 44 प्लस XX, तो यहाँ पे इसके पास दो शॉक्स जीन्स हैं, दो सीडो ऑटोसोमल रीजन्स पे। तो these two shocks genes, these two homeotic genes are enough for the development of the normal female. These are enough for the development of the normal female. They will code for the various characters, right? They will produce the enough gene product which will stimulate the growth of the gonads and the secondary sexual characters in the female. But look at this individual. This individual is having only one allele out of two on its 1X, on her 1X, right? That is this SHOX homeotic gene. एक ही जीन है यहाँ पे, एक ही एलील है, तो वो जो एक ही एलील है वो कम पड़ जाएगा, उसका जीन प्रोडक्ट जो है वो कम पड़ जाएगा, राइट? तो उसी जीन प्रोडक्ट जो कम हुआ, जो कम, जिसकी लेवल कम है, तो उसकी वजह से इस इंडिविजुअल में ये बहुत सारे एबनॉर्मल सिम्टम्स एंड साइंस नजर आएंगे, राइट? तो इस चीज को हम कभी कभी, इस चीज को हम जेनेटिक्स में, ह्यूमन जेनेटिक्स में
रिडक्शन इन जीन डोजेज कहते हैं, रिडक्शन इन जीन डोजेज। तो कभी कभी दोनों क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं, अलील्स होते हैं, वो दोनों ही चाहिए, वो दोनों ही एक्टिव होने चाहिए फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सम characters for the normal development of some tissues and organs, right? तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, इफ यू हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, इसके पास जो एक्स है उस पे जो सीडो ऑटोसोमल रीजन है उसका एक ही अलील एक्टिव है, उसके कुछ अलील्स एक्टिव हैं, दूसरा एक्स जो इसके पास होना चाहिए था वो कंप्लीटली मिसिंग है, उसके सीडो ऑटोसोमल रीजन के जो अलील्स हैं वो कंप्लीटली मिसिंग है। तो उन्हीं की वजह से इस टर्नर सिंड्रोमिक इंडिविजुअल में बहुत सारे फिनोटिपिक, एबनॉर्मल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अपीयर होंगे। और वो क्या होंगे, इसके लिए हमें इस टॉपिक के साइंस एंड सिम्टम्स, लेट्स डिस्कस द साइंस एंड सिम्टम्स। Let's discuss signs and symptoms of Turner syndrome. What are the various signs and symptoms of Turner syndrome? So what are? Let me write signs and symptoms. Signs and symptoms of Turner syndrome. तो पहला साइन जो होगा वो है शॉर्ट स्टैचर, यानी इस इंडिविजुअल की हाइट जो है वो बहुत कम होगी, इस इंडिविजुअल की हाइट बहुत कम होगी, राइट? ये कम इसीलिए होगी, लेट मी टेल यू, ये जो होम्योटिक जीन मैंने अभी बोला, अभी डिस्कस किया, दैट इज SHOX जीन, राइट? तो ये इस इंडिविजुअल के पास एक ही है, अगर नॉर्मल फीमेल होती तो उसके पास ये दो होते, तो दैट इज वाई one SHOX homeotic gene is absent on the another X, right, on the body, right? In this individual which is lacking, which is having only one X chromosome, तो इसीलिए इसकी हाइट जो है वो शॉर्ट है। ये आप ऐसे भी समझेंगे, अगर आप क्लाइनफेल्टर्स में वापस जाएंगे, क्लाइनफेल्टर्स में की जो कंडीशन थी वो क्या थी? यस, वो क्या थी? 44 प्लस XXY। यस, दैट्स इंटरेस्टिंग इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखिए, यहाँ पे सीडो ऑटोसोमल रीजन्स जो हैं वो 3 है। कैसे? एक तो इस एक्स पे है, दूसरा एक्स जो है वो बॉर बॉडी है, राइट? उस पे भी है वो सीडो ऑटोसोमल रीजन और एक्टिव है, और वाई जो है उस पे भी है। सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने बोला था कि एक्स और वाई जो है, जो वो एक ही जगह पे सिनेप्सिस करते हैं, पेयरिंग करते हैं, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, और वो है यही सीडो ऑटोसोमल रीजन। तो इस इंडिविजुअल में जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसके पास ऐसे 3 जीन्स हैं, SHOX, ओके? इसके पास 3 ऐसे जीन्स हैं, तो एक ज्यादा है, इसके पास एक ज्यादा है, एक एक्स की वजह से जो ज्यादा है, जिसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी है, क्योंकि ये होना चाहिए था XY, लेकिन ये है XXY। तो वो जो होम्योटिक जीन इस पे ज्यादा है, इसी वजह से इस इंडिविजुअल में आपने जो साइन देखा, जो कैरेक्टर देखा, वो था, ये टॉल था, इसकी हाइट जो थी वो ज्यादा थी, ये टॉलर था, मेल था लेकिन टॉलर था। इस इंडिविजुअल में देखिए, इसमें एक ही ये होम्योटिक जीन है, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स है, तो दैट इज वाई दैट्स नॉट प्रोड्यूसिंग द इनफ जीन प्रोडक्ट, एंड इसकी जो हाइट है, इसका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कम हो गया, तो शॉर्ट स्टैचर है, हाइट कम है। चलिए, होप यू हैव अंडरस्टूड। दूसरा साइन जो है, सिम्टम जो है वो ये है, दैट इज अंडर डेवलप्ड, यस, underdeveloped breasts, ये फीमेल्स का कैरेक्टर है, राइट? देयर इज ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट्स, राइट? देयर इज ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एज वेल, राइट, विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन इस इंडिविजुअल में जिसके पास एक ही एक्स है, 44 प्लस X0 कंडीशन, राइट, इसके अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स होते हैं, ब्रेस्ट का ग्रोथ नहीं होता है, राइट? तीसरा जो फीचर है, साइन है, वो ये है कि इसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो लिमिटेड है। सो लेट्स राइट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर लिमिटेड, राइट? ओके,
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर लिमिटेड। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल मस्कुलिन वॉइस होती है, फीमेल है लेकिन मस्कुलिन वॉइस है, राइट, मेल जैसा कैरेक्टर है इसमें। चलिए ये एक ओवर साइन है। उसके बाद जो है इसके जो गोनेड्स हैं वो मैंने डेफिनेशन में ही पहले बोला था, इसके जो गोनेड्स हैं लाइक ओरीज, तो ये भी रिड्यूस्ड हैं। इनके अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स या बाकी जो ओरियन फॉलिकल्स पहले बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल, देन तो वो बनते नहीं हैं, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स, ओरियन फॉलिकल्स, तो फॉलिकल्स का ग्रोथ नहीं होता है उसमें, तो स्ट्रीक टाइप ओरी होती है, स्ट्रीक्ड ओरीज इनको कहते हैं, राइट, रिड्यूस्ड ओरीज होती हैं इसमें, राइट। तो ये भी कैरेक्टर जो है ये लैकिंग है, जो फीमेल का होना चाहिए था नॉर्मल कैरेक्टर, तो वो नॉर्मल कैरेक्टर एब्सेंट है। तो ऑब्वियसली जब फॉलिकल्स ही नहीं बनेंगे, ओरियन फॉलिकल्स ही नहीं बनेंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा इस फीमेल का, जब डेवलप होगी, ओके, प्यूबर्टी तक आएगी फॉर एग्जांपल, तो लेकिन इसमें वो कैरेक्टर जो फीमेल का नॉर्मल कैरेक्टर होता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल विच बिगिंस विद द मेनार्ची एंड एट द मेनोपॉज, वो कैरेक्टर इसमें नहीं होगा। तो इसको कहते हैं प्राइमरी, दिस इज नोन एज प्राइमरी एमन्यूरिया, ओके, एमन्यूरिया, दिस इज नोन एज प्राइमरी एमन्यूरिया, राइट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लैकिंग, एब्सेंट फ्रॉम द बिगनिंग। इसके बाद अगर देखा जाए तो और भी कुछ साइंस हैं, और भी कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, जैसे लेट मी रब दिस, ओके, एनीवेज, तो एक और कैरेक्टर पे आ जाते हैं, साइन पे आ जाते हैं, वो है इस फीमेल इंडिविजुअल में बहुत सारे केसेस में कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे हार्ट डिफेक्ट्स का मतलब जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होती है यूजुअली वो क्या होती है, एओर्टिक स्टीनोसिस का मतलब होता है जो एओर्टा है, आर्टरी है, पंपिंग द ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट, उसके जो वैल्व्स होते हैं वो सेमी ल्यूनार वैल्व्स होते हैं। लेकिन इस इंडिविजुअल में जिसके पास एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, टर्नर सिंड्रोम है, तो उसके जो वैल्व्स होते हैं, एओर्टिक वैल्व्स जो होते हैं वो नैरो होते हैं, नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक वैल्व्स, तो उसकी वजह से जो ब्लड पंप हो जाता वाया द आर्टरी, राइट, वाया द एओर्टा, तो वो बहुत कम हो जाता है, वो डिक्रीज्ड उसका फ्लो हो जाता है, तो ओब्वियसली उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं एओर्टिक स्टीनोसिस, ये भी एक सिम्टम है इस टर्नर सिंड्रोम का, राइट, ओके। इसमें एक और साइन भी है जो हम कभी कभी यूज करते हैं टू रिकॉग्नाइज दिस इंडिविजुअल हैविंग टर्नर सिंड्रोम, वो जो है वो है वेब्ड नेक का मतलब होता है जो यहाँ पे स्किन है, नेक का जो स्किन है वो फोल्डेड होगा, उसका एक फोल्ड होगा, protruding outside, right? When there is skin fold of the neck protruding outside, this is called as webbed neck. तो ये भी इसका एक सिम्टम है टर्नर सिंड्रोम का, राइट। इसके बाद इसमें एक और चीज़ भी है, राइट, हाँ, यस, आई गॉट इट। ये जो है एल्बो, आई होप यू कैन सी दिस, ये जो एल्बो है ये हमारी, अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे अपने आर्म को, तो ये जो एल्बो है इट इज समवट प्रोट्रूडिंग आउटसाइड फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ये थोड़ा सा प्रोट्रूडेड है। अगर आप ऐसे भी आर्म रखेंगे तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा, इसका एक एंगल है, राइट, लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो ये इंडिविजुअल है जिसको टर्नर सिंड्रोम है, तो उसका ये जो एल्बो जॉइंट है यहाँ पे, एल्बो, इसका जो एंगल है, राइट, ये ज़्यादा बाहर की तरफ होगा, ये ज़्यादा प्रोट्रूडेड होगा, बाहर की तरफ होगा, फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बाहर की तरफ होगा। तो इसको कहते हैं कैरिंग एंगल ऑफ द एल्बो, सिंपल वर्ड्स में इसको कहते हैं कैरिंग एंगल ऑफ द एल्बो।
टेक्निकली ये जो चीज़ है इसको कहते हैं, दिस इज़ अ डिफॉर्मिटी, दिस इज़ एन एबनॉर्मलिटी। तो इस एबनॉर्मलिटी को जहाँ पे एल्बो जो है वो ज़्यादा बाहर की तरफ है, कैरिंग है, राइट, इसको कहते हैं क्यूबिटस, इसको कहते हैं क्यूबिटस वल्गस, इसको कहते हैं क्यूबिटस वल्गस। यस, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को देखा गया है जिनमें ये टर्नर सिंड्रोम है, फीमेल्स हैं, लेकिन फीमेल जो है उसका जो ये एल्बो है ये बाहर की तरफ है, इट्स प्रोट्रूडिंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, दैट्स द कंडीशन इज नोन एज क्यूबिटस वल्गस। तो ये एक और सिम्टम है टर्नर्स सिंड्रोम का, राइट, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स एंड साइंस हैं विद द हेल्प ऑफ विच we can recognize this individual, female individual having Turner's syndrome. Symptoms और signs के बाद अगर हम चाहें तो हम diagnosis कर सकते हैं, right? अगर पहले diagnosis नहीं हुई है, किसी फीमेल बेबी की डायग्नोसिस नहीं हुई है कि इसको टर्नर सिंड्रोम है या कोई हिस्ट्री नहीं है पेरेंट्स के बारे में, राइट, तो बाद में भी कर सकते हैं। जब जैसे ही हमें सिम्टम्स नज़र आएंगे किसी इंडिविजुअल में ऐसे सिम्टम्स, तो बाद में हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, राइट। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? यस, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? लेट्स राइट डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए जो तरीका है वो फिर से यही है, दैट इज कैरियोटाइप करना पड़ेगा, कैरियोटाइप करना पड़ेगा। कुछ ब्लड सेल्स को लेना पड़ेगा, ल्यूकोसाइट्स को लेना पड़ेगा, WBCs को लेना पड़ेगा जो डिवाइड होते हैं माइटोटिकली, राइट। तो उसके बाद मेटाफेज में जब वो आ जाएंगी तो मेटाफेज में हम ये कैरियोटाइप को डेवलप कर सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो फिर जब वो चीज़ हम करेंगे तो ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम नंबर इसका होगा वो होगा 44 + X0। ऑब्वियसली ये होगा क्रोमोसोम नंबर जब एक क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली लैकिंग होगा, एब्सेंट होगा, राइट। तो ये एक तरीका है डायग्नोसिस का। अगर हम चाहें तो अडल्ट इंडिविजुअल का भी कर सकते हैं। अगर पहले ही करना चाहते हैं तो वी हैव टू गो फॉर प्रीनेटल, वी हैव टू गो फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल डायग्नोसिस। अगर ऐसी कोई जेनेटिक हिस्ट्री है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके जो ग्रैंड पाज हैं, राइट, व्हाटएवर, तो उसके लिए हम प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। और प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए आपको पता है प्रोसीजर जो है वो क्या है, कोरियनिक्स विलस सैम्पलिंग, कोरियन से सेल्स को लेना पड़ेगा, या एमनियोसेंटेसिस भी कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस। यहाँ पे भी बाद में कैरियोटाइप ही करना पड़ेगा, कैरियोटाइपिंग करनी पड़ेगी, क्रोमोसोम्स को देखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो फाइनली वी विल कम टू नो वेदर दिस इंडिविजुअल हैविंग दिस टर्नर सिंड्रोम और नॉट, राइट। तो ये डायग्नोसिस के लिए है। तो कभी कभी ऐसे भी ये पता चल जाता है कि ये इंडिविजुअल जो है इसको टर्नर सिंड्रोम है जेस्टेशन के समय पे, डेवलपमेंट के समय पे, जेस्टेशन के समय पे जब सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद, सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद, ट्राइमेस्टर, राइट, सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद अगर किसी फीमेल की अल्ट्रासोनोग्राफी की जाए, अल्ट्रासाउंड किया जाए, राइट, तो उसमें भी कभी कभी ये जो टर्नर सिंड्रोमिक इंडिविजुअल होता है, फीमेल होती है, फीमेल बेबी होती है, तो उसमें हेड्रोफस होता है। हेड्रोफस मीन्स कि स्वेलिंग होती है, बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ पे स्वेलिंग होती है, पर्टिकुलरली जो फीट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नज़र आती है, राइट। या जो हेड है, हेड पे यानी फेस पे, आई शुड से सॉरी, फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, राइट। तो वो भी एक साइन है, कभी कभी उसको भी यूज़ किया जाता है इन रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफी, उसको यूज़ किया जाता है टू प्रिडिक्ट दैट दिस इंडिविजुअल इज विद टर्नर सिंड्रोम। अगर वो परसिस्टेंटली रहता है डायग्नोसिस में तो ये कंडीशन हो सकती है, राइट। तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोसिस। तो ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता है, इसके लिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, इसको हम इस कंडीशन को रिमूव नहीं कर सकते, वी कांट रिमूव दिस कंडीशन फ्रॉम द बॉडी, राइट। काउंसलिंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन
रिमूव नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं इस कंडीशन को, राइट, टू सम एक्सटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल अगर सर्वाइव करता है, फीमेल इंडिविजुअल जिंदा रहता है, राइट, तो उसके बाद जो है अगर हम चाहें तो कुछ हार्मोन्स इसको दे सकते हैं, जिसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। जैसे एस्ट्रोजेंस को दे सकते हैं, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इससे क्या होगा, टू सम एक्सटेंट जो है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल के, राइट, वो थोड़े से डिवेलप हो सकते हैं। दे विल डिवेलप टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली, राइट, एस्ट्रोजन। और जो इसका ग्रोथ कम है, राइट, ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, आई मीन हाइट जो है वो भी छोटी है, बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग ग्रोथ हार्मोन, राइट, ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी भी दे सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं in order to develop some characters which are lacking in the body of the female with Turner syndrome, estrogen replacement therapy and the therapy of growth हार्मोन, राइट। बाकी ओवरऑल हमें इस इंडिविजुअल की जो कंडीशंस हैं वो मैनेज करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, राइट। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इंडिविजुअल जब तक वो जिंदा रहता है। Okay, so this is all about the Turner syndrome. I hope you have understood each and everything whatever I said in my topic, right? For any query, any clarification, you can call, you can contact, okay, and we will solve your puzzles.